हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर मानव जनन, और मानव जनन का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे प्रजनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। बच्चों, स्तनधारी मादाओं में प्रजनन के लिए उनके प्रजनन तंत्र जैसे अंडाशय, गर्भाशय, स्तन, इनमें सब में चक्रीय परिवर्तन पाए जाते हैं। तो इन चक्रीय परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से हम नाम देते हैं प्रजनन चक्र। दो प्रकार के होते हैं बच्चों, मध्य चक्र, आर्तव चक्र। बच्चों, मध्य चक्र नॉन प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट के बच्चों के लिए मैंने आपको उसको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे बच्चों दूसरे प्रकार का प्रजनन चक्र, वो है आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बच्चों? आर्तव चक्र तो सबसे पहले तो ये कि पाया किन में जाता है। तो बच्चों, ये पाया जाता है प्राइमेटा गण, ऑर्डर प्राइमेट्स, प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र है बच्चों। ये क्लियर है? एक बात, किन में पाया जाएगा? प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र। कौन है प्राइमेटा गण में शामिल? तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, प्राइमेटा गण में हम शामिल करते हैं एक तो बच्चों मनुष्य को, मनुष्य प्रजाति, दूसरा है कपी प्रजाति, कपी जैसे चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, ओरंगुटान है, ये सब कपी कहलाते हैं। और तीसरा बच्चों इसमें है बंदर प्रजाति। तो मनुष्य, कपी और बंदर, तीन प्रजातियों की मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र है आर्तव चक्र। बच्चों, आर्तव चक्र मध्य चक्र से किस प्रकार अलग है? तो इसका मेन फीचर यह है कि आर्तव चक्र के दौरान, जब आर्तव चक्र शुरू होता है तो उस दौरान योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होता है बच्चों। ये मुख्य डिफरेंस है आर्तव चक्र और मध्य चक्र में। तो बच्चों, आर्तव चक्र के प्रारंभ में योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होता है। आर्तव चक्र के प्रारंभ में बच्चों योनि मार्ग से क्या होता है? रक्त का स्त्रवण होता है। तो योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होना क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम बोलते हैं रक्त स्त्रवण, मेंसस, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन। रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन। तो ये मुख्य इसकी पहचान है आर्तव चक्र की, जो इसको मध्य चक्र से अलग करती है। तो प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र है, और इस चक्र का प्रारंभ होने का पता हमें कैसे लगता है? क्योंकि बच्चों इसमें योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होने लगता है। योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होना कहलाता है बच्चों रक्त स्त्रवण मेंसस या रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन।
क्लियर है। अब यहां से एक परिभाषा निकल कर आती है आर्तचक्र की, जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में जो परिभाषा दी गई है आर्तचक्र की वो क्या है बच्चों, कि एक रजोधर्म प्रारंभ होने से लेकर दूसरा रजोधर्म प्रारंभ होने के बीच की चक्रीय घटनाएं ये कहलाती हैं आर्तचक्र। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में गिवन है आर्तचक्र की, कि बच्चों जब एक रजोधर्म, एक बार जब रक्तस्रवण शुरू हुआ तो उसके बाद कुछ चक्रीय घटनाएं होंगी और दूसरा रजोधर्म शुरू होगा। इसके बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है उस बीच के घटनाक्रम को हम बोलते हैं आर्तचक्र। तो ये इसकी डेफिनेशन है आर्तचक्र की, और योनि मार्ग से रक्तस्रवण के द्वारा इसका प्रदर्शन होता है। अब कब होता है रक्तस्रवण बच्चों योनि मार्ग से? तो जब स्त्रियां अपनी किशोरावस्था को प्राप्त करती हैं तो उस समय पहली बार बच्चों योनि मार्ग से रक्तस्रवण होता है। तो पहली बार योनि मार्ग से रक्तस्रवण होना रजोदर्शन मीनार्ची कहलाता है बच्चों। एक परिभाषा है मीनार्ची, रजोदर्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है बच्चों। रजोदर्शन मीनार्ची क्या होता है? रजोदर्शन कि किशोरावस्था आने पर, प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था आने पर प्रथम बार योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होना, ये बच्चों कहलाता है रजोदर्शन मीनार्ची। जब किसी महिला में किशोरावस्था शुरू होती है, क्या है किशोरावस्था महिलाओं के लिए? 12 से 14 वर्ष की आयु महिलाओं के लिए किशोरावस्था है। जब वो किशोरावस्था शुरू हो जाती है तो पहली बार जब योनि मार्ग से रक्तस्रवण होता है तो उसको हम कहते हैं रजोदर्शन मीनार्ची। रजोदर्शन इस बात का इंडिकेशन है कि महिला में अब अंडजनन प्रारंभ हो गया है और वह महिला निषेचन और गर्भधारण कर सकती है। तो प्रजनन चक्र की शुरुआत का सूचक है बच्चों योनि मार्ग से रक्तस्रवण, और पहली बार योनि मार्ग से रक्तस्रवण जो है वो मीनार्ची, रजोदर्शन। हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि मानव में आर्तव चक्र की जो अवधि होती है वो 28 दिन की होती है। तो प्रत्येक 28 दिन के बाद यह रक्तस्रवण की क्रिया रिपीट होती रहती है। एक बार जब किशोरावस्था शुरू होने पर आर्तव चक्र प्रारंभ हो गया तो बच्चों प्रत्येक 28 दिन के बाद ये रेगुलरली रिपीट होता रहेगा। और ऐसा कब तक होगा? लगभग 50 वर्ष की आयु तक ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होगा? लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद यह रक्तस्रवण होना बंद हो जाएगा, स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। उस घटना का नाम है रजोनिवृत्ति मीनोपाज। दूसरी परिभाषा है बच्चों रजोनिवृत्ति मीनोपॉज। रजोनिवृत्ति मीनोपॉज क्या होता है कि लगभग 50 वर्ष की आयु होने पर, लगभग स्त्री की आयु 50 वर्ष की आयु होने पर रक्तस्रवण, या कह सकते हैं
आर्तव चक्र का स्थायी रूप से बंद हो जाना। लगभग 50 वर्ष की आयु जब आती है तो उस समय आर्तव चक्र जो है स्थायी रूप से बंद हो जाएगा, रक्त स्राव स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति मीनोपॉज। तो बच्चों, किशोरावस्था आने पर आर्तव चक्र शुरू होता है और 50 वर्ष की आयु पर आर्तव चक्र बंद हो जाता है। किशोरावस्था की एज क्या थी? अभी मैंने आपको बताया, लगभग 12 से 14 वर्ष। तो इसका मतलब कोई स्त्री 12 से 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक ही जनन योग्य रहती है। क्या होगा आर्तव चक्र में? जब आर्तव चक्र शुरू होता है तो बच्चों, आर्तव चक्र में वह महिला अंडे का निर्माण करेगी, अंडोत्सर्जन करेगी, निषेचन कर सकती है और गर्भधारण कर सकती है। ना आर्तव चक्र से पहले ऐसा कर सकती है, ना इसके बाद। मतलब रजोदर्शन से पहले भी गर्भधारण नहीं कर सकती महिला और रजोनिवृत्ति के बाद भी गर्भधारण नहीं कर सकती। तो वास्तव में महिला की जो प्रजनन आयु है, वास्तव में किसी महिला की जो प्रजननशील आयु है वो कितनी है? वो है बच्चों रजोदर्शन से रजो निवृत्ति तक। ये महिला की प्रजननशील आयु है, रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक। क्लियर है बच्चों? तो हम बात कर रहे हैं आर्तव चक्र जो प्राइमेटा गण की मादाओं में पाया जाता है। आर्तव चक्र का प्रारंभ होने का जो मेन सूचना में मिलती है वो मिलती है योनि मार्ग से, रक्तस्रवण से, जिसको रक्तस्रवण मेंसेस या रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो एक परिभाषा है बच्चों, एक रजोधर्म प्रारंभ होने से लेकर दूसरा रजोधर्म प्रारंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हम आर्तव चक्र कहेंगे। पहली बार किशोरावस्था आने पर जब योनि मार्ग से रक्तस्रवण की क्रिया होती है उसको हम रजोदर्शन मीनार्ची कहते हैं। और प्रत्येक 28 दिन के बाद ये आर्तव चक्र रिपीट होता रहेगा। लगभग 50 वर्ष की आयु में ये बंद हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं रजोनिवृत्ति मीनोपॉज। तो एक स्वस्थ महिला जो है रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक प्रजनन करने में योग्य होती है। मतलब इस आयु के बीच, ये किशोरावस्था की आयु है 50 वर्ष की आयु, इस आयु के बीच वह अंडोत्सर्जन और गर्भधारण कर सकती है, ना इसके पहले और ना इसके बाद। तो ये था बच्चों आर्तव चक्र का परिचय। बच्चों, मनुष्य में मतलब स्त्रियों में आर्तव चक्र की अवधि 28 दिन की होती है और इस 28 दिन की अवधि में हम आर्तव चक्र को 4 स्टेप्स में बांटकर पढ़ेंगे। तो मानव में आर्तव चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, कुल अवधि 28 दिन की है और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनकी ओर बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आर्तव चक्र की हम बात करें अवधि की, अवधि ड्यूरेशन की बात करें तो मनुष्य की बात करेंगे सिर्फ हम। मनुष्य में आर्तव चक्र की अवधि कितनी होती है? 28 या 29 दिनों की होती है। 28 या 29 दोनों सही है। 28 वाला जो आंसर है वो ज़्यादा सही होता है। 28 दिन की अवधि जो होती है आर्तव चक्र की। तो बच्चों, आर्तव चक्र में जो है 4 चरण हैं। आर्तव चक्र को हम 4 स्टेप्स, 4 चरणों में या 4 प्रावस्थाओं में बांटकर पढ़ते हैं। आर्तव चक्र की जो पहली अवस्था है बच्चों वो है रक्त स्त्रवण प्रावस्था। मेंसस फेज, जहां योनि मार्ग से रक्त स्त्रवण होता है। दूसरी प्रावस्था होती है बच्चों पुटिकीय प्रावस्था, जिसको प्रचुरोद्भवन प्रावस्था भी नाम देंगे।
जिस प्रावस्था में ग्रेफियन पुटिका का निर्माण होता है, मतलब अंडाणु का परिपक्वन होता है। तीसरी प्रावस्था होती है बच्चों अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओवुलेटरी फेज। इस अवस्था में जो है अंडोत्सर्ग होता है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। और लास्ट जो स्टेप होती है वो होती है बच्चों पीत प्रावस्था, या इसको स्त्रावी प्रावस्था भी नाम दिया जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम आर्तचक्र की डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रक्त स्त्रवण प्रावस्था या ब्लीडिंग फेज। रक्त स्त्रवण प्रावस्था, ब्लीडिंग फेज, या इसको हम बोल सकते हैं मेंसस फेज। पहली अवस्था मेंस्ट्रुअल साइकिल की रक्त स्त्रवण प्रावस्था, ब्लीडिंग फेज, मेंसस फेज क्या होती है बच्चों? जैसा कि नाम है, इस प्रावस्था में योनि मार्ग से रक्त स्त्रवण होगा। क्यों होगा? उसका कारण है बच्चों एक हार्मोन की सडन डेफिशिएंसी, और वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो क्या होगा बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी हो जाती है। क्यों होती है कमी? तो इसका आंसर आएगा इस चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था जब 28 दिन पूरे कर लेती है तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन कम होते ही रक्त स्त्रवण होगा। तो पहले समझ लो कि इसमें होता क्या क्या है, क्यों होता है, उसकी अपन आगे बात करेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी के कारण, अचानक अगर कमी हो जाती है तो बच्चों गर्भाशय का एक स्तर है एंडोमेट्रियम, और उस पर एक नया स्तर बनता है स्ट्रेटम फंक्शनल, वो टूट जाता है। कमी के कारण गर्भाशयी एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनल स्तर टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है स्ट्रेटम फंक्शनल का। स्ट्रेटम फंक्शनल वास्तव में क्या है? गर्भाशय एंडोमेट्रियम पर बनने वाला एक नया स्तर है। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि एंडोमेट्रियम टूट जाती है। एंडोमेट्रियम टूटने से क्या होता है? रक्त वाहिनियां ये फट जाती हैं, फट जाती हैं, और जब रक्त वाहिनियां फटेंगी तो बच्चों योनि मार्ग से रक्त स्त्रवण होगा। क्योंकि गर्भाशय की रक्त वाहिनियां अगर फट गई हैं तो गर्भाशय का निचला सकरा भाग, गर्भाशय गिरवा जो योनि में खुलता है, तो योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होगा। इसीलिए इस प्रावस्था का नाम है रक्त स्त्रवण प्रावस्था, ब्लीडिंग फेज। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अचानक कमी होगी। क्यों हुई कमी? इसका कारण आगे आएगा इसी चक्रीय घटना में। तो प्रोजेस्टेरोन की अचानक कमी हुई, उस कमी के कारण एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त हो जाती है। फंक्शनल याद हो तो ठीक है, वरना केवल आपको एंडोमेट्रियम याद रखोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा कि एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस कारण रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और योनि मार्ग से रक्त स्त्रवण होने लगता है, और इसी प्रक्रिया का नाम है रक्त स्त्रवण प्रावस्था। बच्चों, इस प्रक्रिया की जो अवधि होती है वो होती है प्रारंभ के 3 से 5 दिन। जब आर्तचक्र शुरू होता है
तो उसके प्रारंभिक 3 से 5 दिनों तक रक्तस्रावन होगा। जो कुल 28 दिन की अवधि है उसमें शुरू के 3 से 5 दिनों तक रक्तस्रावन होता है। इस दौरान जो रक्त निकलता है, बच्चों उसको कहते हैं रजस्त्राव। जो रक्त यहां निकलता है योनि मार्ग से उसका नाम है रजस्त्राव। और इस रजस्त्राव का बच्चों थक्का नहीं बनता, इसका थक्का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस होते हैं। जनरली बच्चों हमारे कहीं भी चोट लगती है, ब्लड कैपिलरीज फटती हैं, तो जैसे ही रुधिर केशिकाओं से बाहर आता है तो थक्का बन जाता है उसका। बट यहाँ एक्सेप्शनली गर्भाशय भित्ति की केशिकाओं के फटने से जो रक्त का स्त्रवण होता है उसका थक्का नहीं बनता, क्योंकि उसमें एंटीकोएगुलेंट होते हैं। बच्चों थक्का नहीं बनता इसलिए तो ब्लड बाहर आ पाता है। अगर थक्का बन जाता तो ब्लड बाहर नहीं आ पाता, इन्फेक्शन हो जाता, तो इसका थक्का नहीं बनता। एक स्वस्थ वयस्क महिला से इस दौरान लगभग 40 से 50 ml जो है रुधिर की हानि होती है। तो ये पहली स्टेप हुई बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्त स्त्रवण प्रावस्था। मेंसस फेज क्या होगा? इसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त होगी, रुधिर केशिकाएं फट जाएंगी और योनि मार्ग से होगा रक्त का स्त्रवण, जिसकी अवधि होती है 3 से 5 दिन। तो ये प्रावस्था कंप्लीट है बच्चों। नंबर 1 अवधि 3 से 5 दिन तक की। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको पहली स्टेप। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। दूसरी प्रावस्था है बच्चों ये पुटिकीय प्रावस्था। नंबर 2 यहां पर हम एडिंग लिखेंगे। पुटिकीय प्रावस्था, फोलिक्यूलर फेज। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे मनुष्य में आर्त चक्र की। तो आर्त चक्र की एक स्टेप को मैंने समझा दिया है, वो थी रक्तस्त्रवण प्रावस्था। हम बात कर रहे थे आर्त चक्र की दूसरी स्टेप पुटिकीय प्रावस्था, फोलिकुलर फेज की। बच्चों पुटिकीय प्रावस्था को एक और नाम हम दे सकते हैं प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रावस्था की अवधि, ड्यूरेशन कितनी होती है। तो बच्चों इसकी अवधि होती है आर्तव चक्र के 6 से 13 दिन तक। 6 से 13 दिन तक की अवधि होती है बच्चों पुटिकीय प्रावस्था की, क्योंकि 1 से 5 दिन तक तो रक्तस्त्रवण प्रावस्था होती है और 6 से 13 दिन तक पुटिकीय प्रावस्था, या फिर कह सकते हैं प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। सबसे पहली बात, इसका नाम पुटिकीय प्रावस्था क्यों है बच्चों? क्योंकि इस प्रावस्था में ग्रेफियन पुटिका का निर्माण होता है अंडाशय में। इस प्रावस्था में बच्चों अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका का निर्माण होता है, इसलिए इसका नाम है पुटिकीय प्रावस्था। इसको प्रचुरोद्भवन प्रावस्था कहते हैं क्योंकि इस प्रावस्था में क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम की मरम्मत होती है, एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है, जिसको बोलते हैं प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफेरेशन। बच्चों पहली स्टेप में जो एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसकी मरम्मत इस चरण में होगी, एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ेगी, जिसका नाम प्रचुरोद्भवन है। तो ये इसके नाम का अर्थ है बच्चों। क्या होता है इस प्रावस्था में? तो इस प्रावस्था में बच्चों हाइपोथैलेमस सक्रिय होगा।
हाइपोथैलेमस वैसे तो मस्तिष्क का एक भाग है, लेकिन बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और ये कुछ हार्मोन्स बनाता है जिनका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन बनते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस से, जनन प्रेरक मोचक हार्मोन। और इस हार्मोन के प्रभाव से बच्चों जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हम जानते हैं ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं और इसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है बच्चों, FSH और LH। FSH पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस प्रावस्था में, इस अवधि में इन दो हार्मोन का स्त्रवण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब इनका क्या काम होता है बच्चों, हम बात करते हैं FSH का क्या इफेक्ट है। FSH क्या काम करता है यहां पर बच्चों। FSH का नाम है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो ये हार्मोन अंडाशय में जो प्राथमिक पुट्टिकाएं हैं उससे ग्रेफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है। FSH का काम है जो अंडाशय में पहले से प्राथमिक पुट्टिकाएं पड़ी रहती हैं, उस प्राथमिक पुट्टिका से ग्रेफियन पुट्टिका के निर्माण का प्रेरण करता है। यह है बच्चों इस FSH का कार्य। FSH हार्मोन प्राथमिक पुट्टिका से ग्रेफियन पुट्टिका के निर्माण को प्रेरित करता है और यह वास्तव में अंडजनन हुआ, अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। हम जानते हैं बच्चों कि मनुष्य में जो अंडाणु है मादा युग्मक, उसका निर्माण ग्रेफियन पुट्टिका के रूप में ही होता है। तो ग्रेफियन पुट्टिका जिसके अंदर बच्चों मादा युग्मक रहता है। तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस के द्वारा इस चरण में GnRH निकलते हैं, जिसके प्रभाव से FSH LH निकलता है और इस FSH LH के कारण ही अंडाशय की प्राथमिक पुट्टिकाएं जो है वो ग्रेफियन पुट्टिका में बदल जाती हैं, मतलब अंडजनन। एक तो ये होगा बच्चों इसमें। दूसरा क्या होगा बच्चों, जो वृद्धिशील पुट्टिका है, जो वृद्धिशील पुट्टिका होती है ग्रेफियन पुट्टिका, इसके थीका इंटरना भाग से, वृद्धिशील पुट्टिका के थीका इंटरना भाग से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। वृद्धिशील पुट्टिका के थीका इंटरना भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। यह एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, ये एस्ट्रोजन क्षतिग्रस्त गर्भाशय एंडोमेट्रियम की मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम की मरम्मत करता है। इस एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ाता है। इस एंडोमेट्रियम में ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। इसी प्रक्रिया का नाम है बच्चों प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफेरेशन। क्या है प्रचुरोद्भवन, क्षतिग्रस्त गर्भाशय एंडोमेट्रियम की मरम्मत करना, उसकी मोटाई बढ़ाना, यह कहलाता है प्रचुरोद्भवन। तो ये दो घटनाएं इस चरण में होती हैं जिसका नाम पुट्टिकीय प्रावस्था, क्योंकि इस प्रावस्था में प्राथमिक पुट्टिका से ग्रेफियन पुट्टिका बनती है। किस हार्मोन के प्रभाव से, FSH के प्रभाव से। दूसरा क्या होगा, वृद्धिशील पुट्टिका का थीका इंटरना भाग एस्ट्रोजन बनाएगा और उस एस्ट्रोजन से क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम की मरम्मत होगी, उसकी मोटाई बढ़ेगी, ब्लड कैपिलरीज बढ़ेंगी, इसको बोलते हैं प्रचुरोद्भवन। तो ये था बच्चों दूसरा स्टेप, पुट्टिकीय प्रावस्था। तो हम बात कर रहे हैं मानव में आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी कुल अवधि
28 दिनों की होती है और इस 28 दिनों की अवधि को हम बच्चों 4 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? उन 4 चरणों में से रक्तस्त्रवण प्रावस्था हमने पढ़ ली, 3 से 5 दिन की अवस्था है। दूसरी पुटिके प्रावस्था पढ़ ली बच्चों हमने, 6 से 13 दिन तक की अवस्था है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरी अवस्था और वो है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओवुलेटरी फेज। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओवुलेटरी फेज। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओवुलेटरी फेज। बच्चों इस प्रावस्था की सबसे पहली बात करते हैं अवधि की। तो ये घटना होती है आर्तव चक्र के 14वें दिन। ये जो घटना होती है वो होती है आर्तव चक्र के 14वें दिन। क्या होगा बच्चों इसमें? आर्तव चक्र के मध्य में, आर्तव चक्र जो कुल 28 दिन का है तो 14वां दिन जो है मध्य अवस्था हो गई है। तो आर्तव चक्र के मध्य में FSH तथा LH का जो स्त्रवण है वो अधिकतम होता है। मतलब FSH LH का स्त्रवण 6ठे दिन से प्रारंभ हुआ था आर्तव चक्र के और 13वें दिन के आसपास आते आते वह अधिकतम हो जाएगा। तो आर्तव चक्र के मध्य में FSH LH का स्त्रवण बढ़ता जाता है, अधिकतम होता है। यहां पर विशेष रूप से प्रभाव LH का है कि LH का तीव्र स्त्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहते हैं। एक परिभाषा लिखी है बच्चों मैंने यहां पर LH सर्ज की। LH सर्ज क्या है? आर्तव चक्र के मध्य में FSH और LH दोनों का ही मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है और लगभग 14वें दिन के आसपास LH हार्मोन की मात्रा FSH से भी ज्यादा बढ़ जाती है। आर्तव चक्र के मध्य में LH की मात्रा FSH से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो LH का जब तीव्र स्त्रवण अधिकतम स्तर पर होता है, अधिकतम जब LH बनने लग जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? LH सर्ज। कब होता है? आर्तव चक्र के मध्य में, मतलब लगभग 14वें दिन। इससे क्या होगा बच्चों? इस LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ग्रेफियन पुटिका फट जाती है। इस LH हार्मोन के कारण जो अंडाशय में ग्रेफियन पुटिका बनी थी सेकेंड स्टेज में, पुटिके प्रावस्था में ग्रेफियन पुटिका का निर्माण हुआ था, मादा युग्मक का निर्माण हुआ था, तो वो ग्रेफियन पुटिका फट जाती है तथा अंडावरणों सहित सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर मुक्त हो जाता है और इस प्रक्रिया का नाम है बच्चों अंडोत्सर्ग। अंडाशय से बाहर मुक्त होने की घटना क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग। तो बच्चों इस प्रावस्था में मादा युग्मक अंडाणु
अंडाशय से बाहर निकलता है। प्रक्रिया का नाम अंडोत्सर्ग है, इसलिए इसका नाम है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ओवुलेटरी फेज। और ये अंडोत्सर्ग किस दिन हुआ है बच्चों? ये हुआ है आर्त चक्र के लगभग 14वें दिन। अगर कोई महिला स्वस्थ है सभी प्रकार से, तो एक अगर उसमें आइडियल आर्तचक्र है तो लगभग 14वें दिन ये घटना होगी। तो आर्तचक्र के 14वें दिन मध्य में FSH LH दोनों का स्त्रवण ज्यादा होता है। LH का स्त्रवण FSH से ज्यादा होता है, तो LH का तीव्र स्त्रवण जब होता है तो उसको LH सर्ज कहते हैं। और इस LH सर्ज के कारण ग्रेफिन पुटिका फट जाती है तथा अंडावरणों सहित सेकेंडरी ओसाइट अंडाशय से बाहर मुक्त हो जाता है। घटना कहलाती है अंडोत्सर्ग। तो यहां से क्वेश्चन बार बार आता है कि अंडोत्सर्ग कौन से हार्मोन द्वारा प्रेरित घटना है? तो आंसर जाता है बच्चों LH। लेकिन आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखोगे तो बच्चों यहां पर एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो अंडोत्सर्ग के लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार है? LH जिम्मेदार है और LH के साथ साथ एस्ट्रोजन भी जिम्मेदार है। लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था कि अंडोत्सर्ग कौन से हार्मोन के कारण प्रेरित होने वाली घटना है, उसमें ऑप्शन नहीं था LH का, तो सेकंड ऑप्शन साथ में क्या गया? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन के लिए अंडोत्सर्ग के लिए ना केवल LH जिम्मेदार है बल्कि एस्ट्रोजन हार्मोन भी जिम्मेदार होता है। ये था बच्चों अंडोत्सर्ग प्रावस्था। हम बात कर रहे हैं बच्चों आर्तवचक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो स्तनधारी मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन चक्र है, जो किशोरावस्था में शुरू होता है और 50 साल की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इस आर्तवचक्र के दौरान ही महिलाएं अंडोत्सर्ग करती हैं और गर्भधारण कर सकती हैं। अवधि 28 दिन की थी, जिसको हमने 4 स्टेप में बांटा था: रक्तस्त्रवण, पुटिकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था और पीत प्रावस्था। बच्चों इसके हमने 3 चरण पढ़ लिए हैं। पहला रक्तस्त्रवण प्रावस्था, शुरू के 3 से 5 दिनों की अवधि है, जिसमें गर्भाशय एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त होने से योनि मार्ग से रक्तस्त्रवण होता है। दूसरा बच्चों पुटिकीय प्रावस्था, 6 से 13 दिनों की अवधि है और इस अवधि में FSH और LH हार्मोन की मात्राएं बढ़ने से अंडाशय में ग्रिफिन पुटिका मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। और तीसरी प्रावस्था अभी हमने पढ़ी है बच्चों, वो है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और ये होती है आर्तवचक्र के 14वें दिन। 14वें दिन इसमें क्या होगा कि LH और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण, LH और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण अंडाशय की ग्रेफिन पुटिका फट जाती है और अंडावरणों सहित सेकेंडरी ओसाइट अंडाशय से बाहर मुक्त हो जाता है। घटना कहलाती है अंडोत्सर्ग। और लगभग किस दिन हुआ? 14वें दिन। तो ये था बच्चों तीसरा चरण। इसके बाद बच्चों चौथा चरण है पीत प्रावस्था या स्त्रावीय प्रावस्था। तो इस प्रावस्था को हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।